क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आपको जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में समझा रहे थे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको बताया था और बताया था कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग रोजर ने 1985 में किया था। यह जीवों में आकस्मिक भिन्नता, जीव समूहों में अंतर तथा किसी क्षेत्र की इकोलॉजिकल संरचना में विविधता को दर्शाता है। और बताया था कि एडवर्ड विल्सन के अनुसार जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैविक विविधता या बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। और उसके बाद फिर आपको लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के स्तर के बारे में बताया था, जिसमें आपको हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी अर्थात आनुवांशिक विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी अर्थात जातीय विविधता और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात पारिस्थितिक विविधता के बारे में आपको समझाया था। फिर पृथ्वी तथा भारत में जातियों की संख्या, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड इन इंडिया, इसके बारे में आपको डिटेल बताया था। और तत्पश्चात पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न के बारे में आपको बताया था और बताया था कि अक्षांशीय प्रवणता, तुंगी प्रवणता या जातीय क्षेत्र विविधता क्या होती है। आज इसी चैप्टर के अगली कड़ी या अगले पार्ट में आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जैव विविधता भारत में पाई जाती है और तत्पश्चात अब आपको आगे पढ़ना है जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं और भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको समझाया जा चुका है, जिसमें हमने आपको ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, समुद्री किनारे, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्वीप समूह के बारे में बताया जा चुका है। आगे आपको पढ़ना है जैव विविधता के हॉटस्पॉट। सबसे पहले तो जानेंगे कि हॉटस्पॉट होता क्या है। हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जो जैव जातियों से अत्यधिक परिपूर्ण हैं और एक नियत विपत्ति के अंतर्गत आते हैं। हॉटस्पॉट के लिए पहचान के लिए प्रमाण कौन कौन से प्रमाण हो सकते हैं जिनसे हॉटस्पॉट की पहचान की जा सकती है। पहला है स्थानीय जातियों की संख्या, जातियाँ केवल उसी स्थान में रहती हैं। दूसरा है संकट की डिग्री, ज्ञात हॉटस्पॉट क्षेत्रों जो कि 1.4% स्थल क्षेत्रों को ढके हुए हैं की संख्या 34 है और इन 34 में से 3 हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं और तीनों हॉटस्पॉट जो भारत में हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कहलाता है पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट, दूसरा कहलाता है पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट और तीसरा कहलाता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट 34 कुल हैं, उनमें से 3 जो है वो हॉटस्पॉट भारत में मौजूद हैं। तो पहला पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट कौन सा है? यह उत्तरी पूर्वी भारत से भूटान तक फैला हुआ है। यह विशेष रूप से कुछ स्थानीय पौधों से समृद्ध है। यहाँ के पौधों में मैग्नोलिया और बेटुला सामान्य रूप से पाए जाते हैं और अनेक गहरी घाटियाँ भी पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट में मौजूद हैं। दूसरा पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट आता है। ऐसे सदाहरित वन कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल राज्यों में लगभग 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है
जैव विविधता के दो मुख्य केंद्र अगस्त्य हिमालय पहाड़ी तथा शांत घाटी साइलेंट वैली है। शांत घाटी केरल राज्य में उपस्थित है। तो ये पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और तीसरा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, इसके अंतर्गत पूर्वी बांग्लादेश, मलेशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के समृद्ध क्षेत्र आते हैं। यह भूटान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। अब बारी आती है कि जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या है। जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या है। समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारितंत्र व मानव जीवन को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। आजकल जातियां विलुप्त हो रही हैं, जिनका प्रभाव पारितंत्र पर पड़ता है। यदि पश्चिमी घाट के वृक्षों पर मिलने वाले मेढक विलुप्त हो जाएं, तो वहाँ के पारितंत्र पर इसका सीधा असर होगा तथा वे कम क्रियाशील हो जाएंगे। जाति विविधता पारितंत्र की उत्पादकता मीन्स प्रोडक्टिविटी, स्थायित्व मीन्स स्टेबिलिटी और लचक तथा पारिस्थितिकी स्वस्थता इकोसिस्टम हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब आता है जैव विविधता को संकट। पृथ्वी पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। IUCN की लाल सूची के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ, जिनमें से 338 जातियाँ कशेरुकी, 359 जातियाँ अकशेरुकी और 27 पादप जातियाँ हैं जो कि लुप्त हो गई हैं। नई लुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैप्सियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। पिछले 20 सालों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों के अनुसार विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर हैं, अर्थात विलुप्त होने वाली हैं। जैव विविधता की क्षति या विलुप्ति के कारण हैं। कारण क्या हैं? काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कारण हैं जो जैव विविधता को क्षति पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस विलुप्ति में मानव की क्या भूमिका है, क्योंकि विलुप्ति के लिए मनुष्य बहुत हद तक जिम्मेदार है। क्योंकि मनुष्य जैवमंडल की सबसे अधिक बुद्धिमान और विकसित जाति है, जो अनेक जीव जातियों को उनके अतिदोहन के कारण विलुप्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग 10% जीव जातियाँ विलुप्त की कगार पर हैं। विलुप्त के कारण आप समझ रहे हैं। जैव विविधता की क्षति या विलुप्ति के कारण पृथ्वी से किसी जाति का पूर्ण रूप से गायब हो जाना विलुप्त कहलाता है। और विलुप्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला नेचुरल एक्सटेंशन, दूसरा मास एक्सटेंशन और तीसरा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। तो प्राकृतिक विलुप्ति या नेचुरल एक्सटेंशन क्या है? इसे बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों में बेहतर अनुकूलित जातियां विलुप्त हो रही हैं। जातियों में धीमा प्रतिस्थापन होता है। इसे पृष्ठभूमि विलुप्त भी कहते हैं। दूसरा सामूहिक विलुप्ति या मास एक्सटेंशन। इसमें जीव जातियों की भारी संख्या में किसी आपदा के कारण विलुप्ति हो जाती है। और तीसरा आता है एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति।
इसमें मानव क्रियाविधियों द्वारा होने वाली विलुप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। ये अत्यधिक घटक होती हैं क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। और विलुप्त में भाग लेने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो विलुप्त में भाग लेते हैं। अनेक प्रकार के फैक्टर्स हैं जो कि जीव जातियों की विलुप्ति में सहभागी होते हैं, जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है। और ये कारक कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन। प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के लिए भयंकर संकट है। जीव जातियों के आवासों को हानि मनुष्य की अनेक क्रियाओं द्वारा होती है और वो क्रियाएं विकासी कार्य हो सकते हैं, वनोन्मूलन हो सकता है और प्रदूषण हो सकता है, जिसके कारण जातियां विलुप्त हो रही हैं। क्योंकि हम बहुत सारी जातियों का शिकार करते हैं। वन्य प्राणियों की संख्या शिकार के कारण भी बहुत तेज़ी से घट रही है। मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य प्राणियों का शिकार करता है और कुछ वन्य प्राणियों को आर्थिक लाभ के लिए भी मारता है। जैसे कस्तूरी मृग को हम कस्तूरी पाने के लिए मार देते हैं। हिरन, सांभर, तेंदुआ, शेर, खरगोश, घड़ियाल और सर्पों को उनकी त्वचा के लिए तथा हाथियों को उनके दांतों को पाने के लिए उन्हें मार देते हैं। विकासी कार्य भी जिम्मेदार है, क्योंकि भवन निर्माण, फ्लाई हवाई पत्तन, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, कृषि भूमि, खान, रेलवे लाइन आदि के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास घटते चले जा रहे हैं। सड़कों और रेलवे लाइनों ने जंगलों के बीच से होकर गुजरकर इन्हें विभाजित कर दिया है, जिससे वन्य जीवों की गतिविधियाँ सीमित हो गई हैं। और एक महत्वपूर्ण कारण वनोन्मूलन मीन्स डिफॉरेस्टेशन। वनों को हम लोग काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वन्य जीवों को भोजन और उन्हें छिपने की समस्या ने घेर लिया है, जिससे इनकी संख्या में बहुत तेज़ी के साथ कमी आई है। वनोन्मूलन के कारण वन्य जंतुओं के भ्रमण का क्षेत्र बहुत घट गया है, जिसके कारण उनकी प्रजनन दर में भी कमी आ गई है। विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां निवास करती हैं। इन वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काटकर साफ कर दिया है, जिसके कारण जीवों में बहुत अधिक मात्रा में कमी आती जा रही है। प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नदियों, सरिताओं तथा जलाशयों का जल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों से तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा है। फसलों आदि पर छिड़के गए कीटनाशक ये वर्षा जल के साथ नदियों, सरिताओं और जलाशयों में मिल जाते हैं, जिसके कारण इनका जल दूषित हो जाता है, जिसे पीने से वन्य प्राणी और जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं। तो प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि विलुप्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अगला कारण स्वच्छता है। मानव स्वच्छता ने विलक्षण रूप से प्राकृतिक सफाई कर्मियों, जिन्हें हम नेचुरल स्कैवेंजर के नाम से जानते हैं, गिद्ध, चील और कौओं के आवासों को उजाड़ दिया है। ये सफाई कर्मी मृत जीवों को खाते हैं। अब मृत जीवों को खुले में छोड़ने के बजाय दबा दिया जाता है या उन्हें जला दिया जाता है। अतिदोहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अतिदोहन का अर्थ है कि मानव सदैव भोजन और आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तब इस प्राकृतिक संपदा का
अतिदोहन प्रारंभ हो जाता है। मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां जैसे स्टेलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये प्राय विलुप्त हो चुके हैं। शिकार भी महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है उसने वन्य जातियों को भोजन, सुरक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन के लिए उनका शिकार करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे कि मॉरिशस का डोडो और भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो चुके हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि कस्तूरी मृग भी गायब हो चुका है। उसे कस्तूरी पाने के लिए शिकार कर देते हैं। और जैसे हाथियों में भी हाथी के दांत पाने के लिए उन्हें मार दिया जाता है, तो उससे जीवों की संख्या में कमी आती है। अगला कारक है दावानल या फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मीन्स मानव के क्रियाकलापों या भूलवश या फिर प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग वनों को बुरी तरह से तबाह कर देती है, जिसमें वन्य जंतुओं के साथ साथ विभिन्न पादप जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। अगला कारक विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनसे कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारस्परिक रूप से बेजोड़ सिचलेट मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। अगला आता है सह विलुप्तता या को एक्सटेंशन। इस पर 60 नोट लिखने के लिए भी आता है। जब कोई जात विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु और पादप जातियां विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मछली जाति विलुप्त होती है तो उसके विशिष्ट परजीवों का भी भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसी को बोलते हैं सह विलुप्तता या को एक्सटेंशन। जैसे सह विकसित परागणकारी सहोपकारिता का है। इसमें से एक पादप के विलोपन से दूसरे का विलोपन भी निश्चित हो जाता है। इसके बाद फिर आगे के बारे में जो बताया गया है इस चैप्टर में वह है IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ। लाल आंकड़ा श्रेणियाँ में IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में हम अब अगले वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।